तो जो सिविल सर्विसेज करते थे वो बिहार के तो थे, लेकिन बिहार के कारण नहीं। पढ़ाई उनकी, तैयारी उनकी बिहार में रहकर बहुत कम लोग ऐसे थे जो किया कर पाते थे। आप कब मिले थे प्रशांत किशोर जी से? मैं प्रशांत किशोर जी से शायद 20 सितंबर 2024 को मिला था। 8 देशों में मैंने सेवा की थी। 3-4 देशों में मैं भारत का राजदूत था जी। और जिस समय मैं रिटायर हुआ, मैं भारत का इंडोनेशिया में राजदूत था कि भाई हमारा पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फलाने लोग ही पॉलिटिक्स में जाते हैं। अभी विपक्ष आरोप लगाते हैं कि जातिवाद चलता है, ब्राह्मणों की पार्टी है प्रशांत पांडे, कि हमें 40 दलित, 40 माइनॉरिटीज, 70 अति पिछड़े लोगों को तो सीट देनी ही चाहिए। हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत। जनसुराज पार्टी जनसुराज यात्रा निकाली अपनी और अभी भी चल रही है। देखा जाए तो जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी को जनता के बीच में आने में दशक लगते हैं, वहीं जनसुराज ने यह कर दिखाया है कि नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। उपचुनाव की बात करें तो लगभग 22% वोट उन्होंने अपने खाते में दर्ज कराए और ये कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल था। और अभी ये सेमीफाइनल था और फाइनल में क्या होगा, इसका सारी चीजें तय करने के लिए हमारे साथ है मनोज भारती जी, और ये प्रदेश के अध्यक्ष भी है जनसुराज से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवभारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। ठीक सर, देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं और एज अ ऑडियंस और एज अ एंकर भी मैं दोनों सवाल करूंगा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप राजदूत भी रहे हैं 8 देशों की। आपने भारत की सेवा की है विदेश में रह करके। बड़ा सवाल उठता है सर, बिहार में जहां एक तरफ बेरोजगारी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स पैदा करने वाला राज्य है जी। और फिर बिहार में सर मैं नहीं समझ पाता कि ये ब्यूरोक्रेट्स कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं अपने राज्य को आगे बढ़ाते। इतने नेता यहां हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को देख लीजिए, तमाम ऐसे नेता मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। जो लोगों का एक मोटिवेशन है, क्या दिक्कत आ रही है सर? देखिए, सबसे पहली बात, बिहार से इतने ब्यूरोक्रेट्स जो बन रहे हैं, पहले का जमाना कुछ और था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने हायर एजुकेशन के लिए बिहार छोड़कर बाहर जाते थे और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे जमाने में भी दिल्ली का मुखर्जी नगर और 2-4 कॉलोनी जो थे वो मशहूर थे, जहां पर बिहार के लोग जाकर केवल यही काम करते थे, किराए का मकान लेकर रहते थे और यूपीएससी की प्रिपरेशन किया करते थे। नहीं, वो आंकड़ा अभी भी बढ़ गया है सर, बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो सिविल सर्विसेज करते थे वो बिहार के तो थे, लेकिन बिहार के कारण नहीं थे। पढ़ाई उनकी, तैयारी उनकी बिहार में रहकर बहुत कम लोग ऐसे थे जो किया कर पाते थे। दूसरी बात यह है कि इन सारे ब्यूरोक्रेट्स की एक बार उनका चुनाव हो जाए तो वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में इतने फंस जाते थे कि अपने राज्य के लिए कुछ ज्यादा वो कर नहीं पाते थे। तीसरी बात यह है कि अभी जो डिटेरियोरेशन हुई है बिहार में पिछले 40 सालों में, वो ब्यूरोक्रेट्स के कारण कम और राजनीतिक पार्टियों के कारण ज्यादा हुई है। तो जो राजनीतिक नेता शासन करने आते हैं उनको
सही रास्ता दिखाना, उनको शासन के बारे में सही बात बताना, ये होता है ब्यूरोक्रेट का काम। लेकिन वो तभी जब तक कि शासक जो है, जो राजनीतिक नेतागण है, वो सरकार चलाने के लिए कुछ करना चाहे। अगर उनको सरकार में केवल इसलिए आना है कि उनको अपनी पार्टी का, अपनी जात का, अपने लोगों का ख्याल रखना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक भ्रष्टाचार करने को तैयार हो, किसी भी हद तक घोटाला करने को तैयार हो, ब्यूरोक्रेट्स की बात को ओवररूल कर दे, तब जो प्रशासन का हाल होगा और राज्य में जो भ्रष्टाचार का हाल होगा, वही बिहार ने पिछले 40 सालों में देखा है। आप कब मिले थे प्रशांत किशोर जी से? मैं प्रशांत किशोर जी से शायद 20 सितंबर 2024 को मिला था। मैं 1988 बैच का भारतीय विदेश सेवा का ऑफिसर हूं और 2023 फरवरी में मैं रिटायर हुआ था। 8 देशों में मैंने सेवा की थी, 3-4 देशों में मैं भारत का राजदूत था जी। और जिस समय मैं रिटायर हुआ, मैं भारत का इंडोनेशिया में राजदूत था। फरवरी 2023 में रिटायरमेंट के बाद मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा था और जिंदगी नॉर्मल ढर्रे पर आराम से कट रही थी। मुझे पॉलिटिक्स में आने का कभी मन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जो या तो परिवार से मजबूत हो, जिनके दादा परदादा चाचा कोई भी परिवार ही वही रह चुका हो, या फिर आपके पास इतने सारे पैसे हो कि आप पैसे लुटा के किसी भी पार्टी का टिकट खरीद ले, बिजनेसमैन हो, या फिर बिजनेसमैन हो, और या फिर बाहुबलियों का स्वामी हो, जो तरह तरह के माफिया, बालू माफिया, तो भू माफिया, दबंग हो। हम इसमें से कुछ भी नहीं थे, तो हमारे लिए पॉलिटिक्स कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। जब हम प्रशांत किशोर जी से मिले, पहला सवाल हमने यही किया कि भाई हमारा पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फलाने फलाने लोग ही पॉलिटिक्स में जाते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि इसीलिए हमने जन स्वराज पार्टी चुनी है, इसका गठन किया है। यहाँ पर न तो परिवारवाद चलता है, न ही पैसों का जोर चलता है, न ही आपका किसी भी तरह का माफिया और गुंडागर्दी से कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। हम सही इमेज के काबिल इंसानों को चुन रहे हैं। यही देखकर मैंने प्रशांत किशोर जी को ज्वाइन किया। जहां तक बिहार में व्यवस्था बदलने का सवाल है, ये सवाल तो हमें जिंदगी भर सताता रहा, क्योंकि हम विदेशों में भी रहते थे, फिर इंडिया आते थे, फिर पटना आते थे। ऐसा लगता था कि विदेशों की जिंदगी से हम लगभग 1 सेंचुरी पीछे चले गए। इतना ज्यादा परिवर्तन था। हमेशा दिल में लगता था कि अगर बाहर की दुनिया इतनी संभल सकती है, इतनी समृद्ध हो सकती है, तो बिहार क्यों नहीं हो सकता है। फिर बाद में पुणे आया, हैदराबाद आया। ये एग्जाम्पल तो हमारे यहां थे। अगर हमारे यहां जो शहर जिनका नाम मैंने लिया वो 10, 15, 20 सालों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? पटना का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता है? यही सब सोच कर हमें हमेशा ही इस बात का दुख होता था कि हम बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी विपक्ष आरोप लगाते हैं कि जातिवाद चलता है, ब्राह्मणों की पार्टी है, प्रशांत पांडे, और वहीं मैं आपको देखता हूं तो आप दलित समाज से आते हैं, तो थोड़ा इसको स्पष्ट करिएगा ना सर, क्या है? देखिए, जन स्वराज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो उसकी जो मूलभूत सूत्र कह ले, उनमें था कि जातियों को तो हम बदल सकते नहीं हैं, और जातियों जब भी कोई जन्मा है तो वो जातियों में ही जन्मा है, किसी न किसी जाति में जन्मा है, तो हम जातियों को नहीं बिहार से अलग कर सकते। लेकिन हम आज पाते हैं कि लगभग हर जाति से कुछ न कुछ ऐसे काबिल आदमी हैं जिनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए।
समाज को हमने 5 वर्गों में बांटा है, किसी जाति में नहीं बांटा है। सवर्ण, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, मुसलमान और दलित। इन 5 वर्गों में इनके पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमने इनको हिस्सेदारी दी, सरकार में भागीदारी दी, तो हम जातियों के ऊपर चढ़कर एक नया कदम उठा रहे हैं। ये इसी सोच के साथ जन सुराज ने पिछले जो गणना हुई, जातिगत गणना हुई, उसके बेसिस पे पाया कि हमें 40 दलित, 40 माइनॉरिटीज, 70 अति पिछड़े लोगों को तो सीट देनी ही चाहिए। आप अभी मैं कुछ दिन हुआ मैं अखबार पढ़ रहा था, तो प्रशांत किशोर जी ने ओवैसी का पत्र ठुकराया, बोला कि ओवैसी हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है और हैदराबाद की राजनीति में बिहार में नहीं लाना चाहता। मुसलमानों पे क्या कहेंगे, क्या उनको भी तो जितनी भागीदारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं, हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करते हैं। बिहार की व्यवस्था को अगर बदलना है तो बिहार में 18% मुसलमान भी हैं, और अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है तो ये व्यवस्था मुसलमानों के लिए भी वैसी ही बदलेगी जैसे किसी और समाज के लिए बदली है। तो हम मुसलमानों के लिए राजनीति नहीं करते, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमान भी एक पार्ट है, इसीलिए मुसलमानों को हम अपने साथ एक अलग समुदाय बनाकर उनके साथ चलते हैं। और हमारे पूरे कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में जो हमने 5 सूत्र बनाए हैं, उनमें कहीं भी किसी भी तरह से इन वर्गों के ऊपर कोई रिजर्वेशन या कोई आरक्षण नहीं है। तो अगर हम सभी बच्चों को समान रूप से अच्छी मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, तो वो बच्चा मुसलमान समाज से भी हो सकता है, दलित समाज से भी हो सकता है, अति पिछड़े से भी हो सकता है। अगर हम सभी युवाओं को, जो 15 से 60 साल के बीच के युवा हम मानते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार में कर रहे हैं, तो ये युवा मुस्लिम समाज से भी हो सकते हैं, दलित समाज से भी हो सकते हैं, अति पिछड़े समाज से भी हो सकते हैं, सवर्ण और पिछड़े समाज से भी हो सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चाहे ओवैसी कुछ कहें या कोई और कुछ कहे, हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, मुसलमानों के को साथ लेकर बिहार में व्यवस्था को बदलने की राजनीति करते हैं। हमने देखा कि कई लोग कहते हैं जन सुराज के संस्थापक किंग नहीं किंग मेकर हैं, वहीं दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वोट कटवा, कि वोट भी काटते हैं ये। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार किंग मेकर किंग हो पाएगा, या फिर वो जो वोट कटवा का नाम दिया गया है लोगों को समझना खरे उतरेंगे? लोगों को समझना होगा कि हम तो जन्मजात वोट कटुआ हैं। कोई भी नई पार्टी आएगी, वो जो वोट लेगी वो तो किसी का वोट काट रही है ना। हम पहले तो थे नहीं, तो पहली बार आ रहे हैं, तो हम जो भी वोट लेंगे वो तो किसी न किसी का वोट कट ही रहा है। तो उस मामले में हम वोट कटुआ हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता इतनी समृद्ध और संपन्न हो गई है विचारों के मामले में कि वो इतने वोट काटेगी कि बाकी राजनीतिक दलों के पीछे से जमीन खिसक कर हट जाएगी। तो हम इतने वोट लाने की गारंटी देते हैं जिसमें हमारी सरकार जरूर बनेगी बिहार में इस बार। कैग का मुद्दा दब क्यों गया? कैग का मुद्दा दबा नहीं है। कैग, आप सीएजी के बारे में कह रहे हैं ना? करेक्ट जी। सीएजी का मुद्दा तो हमारे साथ हमेशा सामने रहता है।
भ्रष्टाचार के रूप में। जो कुछ बिहार में हो रहा है वो भ्रष्टाचार का ही विभिन्न पहलू है। और जो कुछ आपने सीएजी की रिपोर्ट में देखा है उसमें जो 70 या 76 हजार करोड़ रुपए का घोटाला दिखाई दे रहा है, वो आखिर गया कहां? मंत्रियों, विधायकों और ठेकेदारों की जेब में गया है। और इन सब का अगर बिहार सरकार सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है, जो कि अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि पिछले कितने सालों से कम 20 साल तक तो नीतीश बाबू की सरकार ही है, इतने सालों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के साथ में आप तेजस्वी यादव को भी सीएजी पर या घोटाले पर जो भी आप कह रहे हैं तो दोषी मानते हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी 17 या 19 महीने तक हाँ। इसी सरकार के पार्ट थे। और अगर राबड़ी देवी जी दिलीप जायसवाल को अपना भाई मानती हैं, मुंबोला भाई मानती हैं और राखी बांधती हैं, तो किसके पेट में कौन सा चाकू है कौन जानता है। और ये सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आनंद मिश्रा अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं और जनसुराज में थे कि युवा चेहरा था। साथ में रंजीत कुमार विंग कमांडर थे बेगूसराय से। उन्होंने कई मीडिया चैनलों के साथ जुड़ करके कई बातें शेयर की, कई आरोप लगाए प्रशांत किशोर जी पर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कहते हैं कि भाई आईपैक के लड़के हमसे जुड़ते हैं, कहते हैं आइए राजनीति का मौका है, पार्टी दे रही है मौका, विधायकी का टिकट मिल जाएगा। उसके बाद जब हम 10 आदमी लेकर के प्रशांत किशोर जी के पास जाते हैं मुलाकात करने, तो हमें 2-2 दिन वेट कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम आपको पहचानते ही नहीं। आरोप ऐसा कुछ है, तो एक बार इसको भी थोड़ा सा आप बिल्कुल बिल्कुल देखिए आनंद मिश्रा से चालू करिएगा। हाँ, वो बात सब एक ही में आ जाएगा। इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। शायद ही इतिहास में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि 1 साल के छोटे से अंतराल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलवाकर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। काम का स्केल देखिए, साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने हैं। उसके बाद जब ये सदस्यों ने मिलकर पार्टी बनाई और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए तरह तरह के काम शुरू हुए, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल का प्रोसेस है। इट्स अ चर्निंग प्रोसेस। बहुत गंभीर उथल पुथल का समय होगा किसी भी ऐसे दल में। ठीक है। आपके पास 1 करोड़ सदस्य हैं, उन सदस्यों को संस्था में संगठन में नए नए अधिकार कर्तव्य दिए जाने हैं। उसमें किसी को कुछ लगेगा कि हमारे लायक जगह नहीं मिली, किसी को लगेगा कि हमें जो जगह दी गई उससे मैं अच्छे जगह के लायक हूं, किसी बहुतों को यह शिकायत होगी कि हमें कोई जगह नहीं मिली। इन सब में जिस प्रक्रिया से वो पार्टी खड़ी की गई थी, उस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ी बहुत उथल पुथल तो होनी लाजमी है। इन्हीं सब उथल पुथल के परिणाम हैं जो आप इन एलिगेशंस में देख रहे हैं, आनंद मिश्रा जी के स्टेटमेंट्स में देख रहे हैं, कैप्टन रंजीत के स्टेटमेंट्स में देख रहे हैं। मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई भी अगर कह रहे हैं तो ये समझने की जरूरत है कि इस चर्निंग प्रोसेस में कहां अमृत निकलेगा और कहां विष निकलेगा, ये सब तो हम जैसे लोगों को, आप सब जैसे लोगों को बिहार में बहुत अच्छी तरह पता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई वादे तो और भी पार्टियां कर ही रही हैं, क्या गारंटी है कि आप काम करेंगे? कोई गारंटी नहीं। हम तो जनता को ये कह रहे हैं, पहली बात ये समझिए
कि क्या आप ये बात मानते हैं कि पिछले 35-40 सालों में जिन लोगों ने भी आपके ऊपर राज किया, उन्होंने आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी, आपके लिए रोजगार नहीं बनाए, और तो और उन्होंने आपके बच्चों का भी अभी तक इंतजाम नहीं किया है। अभी अगर आपके बच्चे अनपढ़ हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो इसके लिए जो सरकार जिम्मेदार है, उनमें से एक तो पिछले 20 साल से आपके सामने ही है। तो क्या एक बार आप फिर धोखा खाने के लिए तैयार हैं? इस चुनाव में अगर आपके पास वो राजनीतिक दल वोट मांगने आते हैं, तो अब ये आपकी समझ है कि क्या आप उन्हीं धोखेबाजों के साथ फिर से जाकर अपने बच्चों का भविष्य अगले 5 साल के लिए बर्बाद करना चाहते हैं, या एक नया विकल्प ढूंढना चाहते हैं? इतना ही सवाल है। हम जन स्वराज के लिए आपसे वोट नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि आप अपने धोखे को समझिए। आपके साथ जो धोखा हुआ, आपके बच्चों के साथ जो धोखा हुआ, और आज जो आपके बच्चों के साथ धोखा होने वाला है, उसको समझिए। उसको समझकर अगर आपको किसी नए विकल्प की जरूरत है, तो वो विकल्प जन स्वराज के रूप में एक नई पार्टी के रूप में आपके सामने है। और दूसरा लॉजिक जो हम बार बार देते हैं, जितने सारे राजनीतिक दल हैं, वो मार्केट में एक्सपायर्ड मेडिसिन की तरह है। आप उन मेडिसिन पर 35 साल भरोसा कर चुके हैं, आपका मर्ज ठीक हुआ नहीं। अब एक नई दवा आई है, शायद चांस है 20%, 50%, कुछ भी 20% भी अगर चांस हो कि इस मर्ज की दवा बन जाएगी, आ जाएगी, तो एक बार ट्राई तो करके देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि इस दल को आप जिंदगी भर के लिए लादने वाले हैं। 5 ही साल की बात तो है। 5 साल के बाद ना आपको समझ में आए, ना कोई फायदा हो, तो बदल दीजिए, जैसे आपने बाकियों को बदला है। ठीक है, अब हम रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। प्रशांत किशोर जी ने आपको क्यों बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसलिए कि उन्होंने समझा कि उनके सूत्र के हिसाब से, जैसा उन्होंने समाज को 5 वर्गों में बांटा था और समाज से वादा किया था कि हम दलित से किसी व्यक्ति को पहला अध्यक्ष बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष, तो इसी वादे के अनुसार उन्होंने मुझे चुना और मुझे पहला राजनीतिक संतुलन के लिए, संतुलित राजनीति करने के लिए, वर्गों में जो सामंजस्य होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने ये डिसाइड किया था, तो सब लोगों से मिलकर डिसाइड किया था, सारे जाति के लोग थे, और उन्होंने सवर्णों से भी पूछा था कि हमारा मानना ये है कि हम पहला अधिकार दलितों को दें, फिर मुसलमानों को दें, फिर अति पिछड़ों को दें, फिर पिछड़ों को दें, और फिर सवर्ण को अध्यक्ष बनाएं। क्या आप सब इसमें सहमत हैं? सभी लोगों ने इसमें सहमति जाहिर की थी, और इसीलिए हम इसे किसी और तरह का संतुलन या समीकरण नहीं कह सकते। मनोज भारती का परिचय क्या होगा? IITN प्लस UPSC टॉपर, या पॉलिटिशियन, या फिर एक पूर्व राजदूत? एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहार को बहुत करीब से, दिल से जाना है और यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करने का सपना बहुत पहले से देखा है। इसके अलावा उसने जो कुछ भी किया है वो क्या कहें, समाज के और परिवार के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किया है। मतलब समाज का हितैषी। समाज का हितैषी। क्या बिहार चुनाव में जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ऑप्शन ए प्रशांत किशोर की रणनीति, ऑप्शन बी गांधी अंबेडकर विचारधारा, या सी गांव-गांव से जुड़ा जनसंपर्क। इसमें किसी एक को अगर चुनना हो तो प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति को ही रखा जाएगा। वैसे तो इसमें तीनों ही हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति को ही माना जाना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा है सर कि 2025 में, मतलब इस बार चुनाव में जनसुराज कहां होगी आपके हिसाब से, जिस प्रकार से तैयारी चल रही है आप लोगों की? जी,
इसके बारे में थोड़ा सोचकर आप देखें। उपचुनाव के समय हमने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। 1 नवंबर 2024 को हमें अपना चुनाव चिन्ह मिला था। 11 नवंबर 2024 को चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया था। इस बीच में दिवाली आई और छठ आया। वर्चुअली 9 दिनों के प्रिपरेशन में हमने 10% वोटर्स को जनसुराज और जनसुराज के चुनाव चिन्ह से अवगत करवा दिया था। हमें 10% लोगों का समर्थन मिला। इस बार हमें अपना चुनाव चिन्ह 4 महीने पहले मिला है। हमारी हर दिन की यही आस रहती है कि आज हम 5 से 7 से 10 लाख लोगों तक अपना चुनाव चिन्ह पहुंचा दें। और आज अगर आप कहेंगे कि हमें 15% जनता की पहचान मिल चुकी है, तो आगे आने वाले 70 दिनों में ये बढ़कर 50%, 60% भी हो सकती है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोगों तक जनसुराज का संदेश, जनसुराज का चुनाव चिन्ह पहुंच जाता है, उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है, वो इसको समझने लगते हैं। हमारी लड़ाई इस पर है। हम किसी और दूसरी दल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो कितने प्रतिशत लोगों को हम अपनी बात समझा सकते हैं, इससे है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इसीलिए चुनाव आने तक कितने प्रतिशत लोग हमारी बात मानेंगे, समझ जाएंगे, हमारे लिए वोट करेंगे, वो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम जिस पद्धति से और जितनी तन्मयता से इस काम में लगे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन अब केवल समय की बात है। समय आएगा। अगर मगर का नहीं है, यदि का नहीं है, अब तो सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। ये जनता ने बता दिया है। ठीक है, फिर ये सवाल जनता डिसाइड करेगी कहां मत जाएगा, कौन परिवर्तन करेगा, कौन परिवर्तित होगा। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए नव भारत और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा आप अपनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।